गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चीन के संविधान का अपन अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर में चीन की व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया था कि चीन की व्यवस्थापिका एक सदनात्मक है और उसका नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। उसके संगठन, उसके कार्य और उसकी शक्तियाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग एग्जीक्यूटिव के बारे में अध्ययन करेंगे। और एग्जीक्यूटिव जो है पूरे चीन के संविधान का शासन तंत्र है। इसमें वहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं, वहाँ के स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री कमीशन आता है, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं। कहने का मतलब है कि सभी पदाधिकारी जो उसके शासन तंत्र का एक शामिल हैं शासन तंत्र के अंतर्गत, वो सभी यहाँ की एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो चीन के संविधान में जो वहाँ का शासन तंत्र है उसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, जिसको कि वहाँ पे स्टेट काउंसिल का नाम दिया गया है, और केंद्रीय सैनिक आयोग। तो पिछले तीनों वीडियो लेक्चर में चीन के संविधान का अध्ययन करते हुए हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि चीन के संविधान में सैद्धांतिक रूप से संसदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। विधानमंडल का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है, मंत्रिपरिषद को राज्य परिषद है। जो नया संविधान इनका 1982 में फिर से बनकर आया, उसमें राष्ट्राध्यक्ष की व्यवस्था है, अर्थात राष्ट्रपति, और एक केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना भी उसमें की गई है। चीन के संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है, जिसको 1954 में भी राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया था। संविधान की 8 धाराएं 39 से 46 तक राष्ट्रपति के बारे में बात करती हैं, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था 54 के संविधान के अनुसार 4 वर्ष का था। उसके कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक, राजनयिक सभी शक्तियां जो है उसको विद्यमान थी, है ना। लेकिन बीच में इस संविधान को, इस पद को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन 1982 के नए संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि जिससे चीन की आंतरिक व्यवस्था और भी मजबूत हो। तो नया जो संविधान है, नए संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन वहाँ की व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। मैं यहाँ पे बच्चों एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि चीन में सभी पदों के ऊपर निर्वाचन की प्रक्रिया का संपादन वहाँ की व्यवस्थापिका के द्वारा होता है। अगर किसी भी पद की नियुक्ति से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आता है, तो आप निसंकोच रूप से वहाँ की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम लिख सकते हैं। चीन का ऐसा कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है, वो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, तथा जिसकी उम्र 45 वर्ष है, वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। अगर यहाँ पे किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व रिक्त हो जाता है, त्यागपत्र के कारण, मृत्यु के कारण, या और भी किसी असामयिक परिस्थितियों के कारण, तो वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति का स्थान ले लेता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो जनवादी कांग्रेस फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करती है, किंतु तब तक जो स्थायी समिति का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का संपादन करता है। चीन के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि वो व्यवस्थापिका और स्थायी समिति के आदेशा के अनुसार जो कानून बनाए गए हैं, जो अध्यादेश लागू किए गए हैं, उन सबको लागू करवाता है, उनको प्रभावी करता है।
प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री, आयोगों के प्रधान, राज्य सचिवों के प्रधान, इन सभी की नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटाता है। ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, उन्हें पद से हटाता है। राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मानार्थ जो उपाधियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा वितरित की जाती हैं। सार्वजनिक समाधान की घोषणा की जाती है, आपातकाल की घोषणा की जाती है। प्रतिरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के जो आदेश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। जितने भी ये कार्य हैं राष्ट्रपति वहाँ की व्यवस्थापिका और स्थायी समिति के आदेशानुसार ही कर सकता है। 81 अनुच्छेद के अनुसार ये लिखा गया है कि जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वो विदेशी राज्यों का प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करना, राजनयिकों का स्वागत और सम्मान करना, दूसरे राज्यों में प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना, विदेशों से संधि समझौते पुष्टि करना और उन्हें रद्द करना। पद स्थिति की जहाँ तक ये बात है कि जितने भी कार्य हैं वो औपचारिक मात्र हैं, वैधानिक दृष्टि से वह परावलंबी और दुर्बल है। वह इन कार्यों को जनवादी कांग्रेस और स्थायी समिति की इच्छा के अनुसार ही करता है। चीन के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसे वैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। एक्चुअली वास्तव में उसकी स्थिति उसके साम्यवादी दल में उसकी क्या स्थिति है उसके ऊपर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के बड़े नेता को नियुक्त करता है तो प्रधान राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। अमूमन यहाँ पर देखने में आया है कि राष्ट्रपति का पद, पार्टी के महासचिव का पद और केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का पद ज़्यादा अधिकतरों में एक ही व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है ताकि शक्तियां एक ही हाथ में केंद्रित रहें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक उपराष्ट्रपति के पद की बात है तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे राष्ट्रपति का है और उपराष्ट्रपति का बस सबसे बड़ा काम यही है कि वो राष्ट्रपति के उसके कार्यों में सहायता करना। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार उसे शक्तियां प्रदान करता है, कर्तव्यों का निर्धारण करता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को देखरेख करता है। स्टेट काउंसिल यानी राज्य परिषद, चीन का जो नया संविधान है वो कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी समस्त कार्य राज्य परिषद को सौंपता है और संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राज्य परिषद केंद्रीय जनवादी सरकार है और यह यहाँ की व्यवस्थापिका के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है और जवाबदेह है ना। और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। इसमें प्रधानमंत्री, अनेक उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसलर, मंत्रालय के प्रभारी, ऑडिटर जनरल, महासचिव सब इसमें होते हैं और राज्य परिषद का समस्त दायित्व जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर है। यहाँ के संविधान में इस बात के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है कि कितने व्यक्ति मंत्रिमंडल में होंगे और ये सारा अधिकार यहाँ की व्यवस्थापिका को है। पहले यहाँ पे 1 प्रधानमंत्री, 12 उप प्रधानमंत्री और 19 मंत्रालय थे, है ना। अब इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष है। ये यहाँ की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यकाल भी इसका 5 ही वर्ष है ना। लेकिन ये उस तरह की उत्तरदायी नहीं है जिस तरह की भारत में मंत्रिमंडल अपने संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि यहाँ की का व्यवस्थापिका का कार्यकाल बढ़ जाता है तो इनका भी कार्यकाल बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में चीन के संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे भारत और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं वही भूमिका इनके ऊपर है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री अगर उनकी पार्टी में प्रभावशाली स्थिति है तो वो शासन में प्रभावशाली होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। अधिकांश मंत्रीगण पार्टी के वरिष्ठ सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री वगैरह एक जो है वरिष्ठ साथी होते हैं, तो उसके आधार पर होता है। तो संक्षेप में चीन के संविधान के अंतर्गत संसदीय कार्यपालिका के केवल बाहरी स्वरूप को अपनाया गया है, आत्मा को नहीं। राज्य परिषद पूर्व सोवियत संघ के मंत्रिमंडल के
तरह से ही काम करती है और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना में इसको अत्यधिक बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं। इसकी कमज़ोर स्थिति का जो कारण है वो ये है कि राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण है और राज्य परिषद साम्यवादी दल के द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही शासन करती है। और सामान्यतया आप ये देखेंगे कि पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में जो निर्णय ले लिए जाते हैं उन निर्णयों के आधार पर ही, है ना, उन निर्णयों के आधार पर ही ये काम करती है। तो एक तरीके से पार्टी ही सर्वोच्च कार्यपालिका है और पॉलिट ब्यूरो के कारण आप वो स्थिति नहीं कह सकते जो सभी क्षेत्रों में कि भाई सदन का बहुमत प्राप्त है जब तक वो काम करेंगे। क्योंकि एक दलीय शासन व्यवस्था है तो यहाँ की कार्यपालिका के बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। चीन को सैद्धांतिक रूप से संसदात्मक स्वरूप देने का पूरा प्रयास किया गया है और देखने में ये लगता है कि ये अपनी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। व्यवस्थापिका इसको समय से पहले हटा भी सकती है, प्रश्न भी पूछ सकती है, सभी काम कर सकती है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति में इनकी इसमें अंतर है ना। अब हम एक और महत्वपूर्ण जो संगठन है सरकार का उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, वो है केंद्रीय सैनिक आयोग। देखिए ये एक नवीन तत्व है जो केवल चीन के संविधान में पाया जाता है। चीन के नए संविधान जो 1982 में बना, इसके अनुच्छेद 93 में केंद्रीय सैनिक आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। यह आयोग देश की सेना का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा। इस आयोग का गठन सभापति, उपसभापति तथा अन्य सदस्यों से मिलकर के किया जाएगा, है ना। इस आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी सभापति की होगी। आयोग का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा और आयोग का सभापति व्यवस्थापिका और स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। ये जो केंद्रीय सैनिक आयोग है, इसका जो अध्यक्ष है वो देश की सेना का नियंत्रण और निर्देशन करता है। केंद्रीय सैनिक आयोग का जो है वो सर्वोच्च कमांडर होता है ना। सभापति, उपसभापति इसके मेंबर होते हैं, है ना। इसके अलावा व्यवहार में इसका अध्यक्ष जो है वो महत्वपूर्ण पद स्थिति वाला होता है। व्यवहार में देखा गया है कि सैनिक आयोग का अध्यक्ष अपनी इस स्थिति के आधार पर चीन की समस्त राज्य व्यवस्था में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति के आधार पर पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि यदि कभी सेना अधिक शक्तिशाली हो जाए तो इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। व्यवहार में सेना जो है और साम्यवादी दल के बीच संघर्ष की स्थिति जन्म ना ले सके, इसलिए राष्ट्रपति पद, साम्यवादी दल का महासचिव और सैनिक आयोग के अध्यक्ष का पद, इन पर तीनों ही पदों पर एक ही व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने की प्रवृत्ति अपना ली गई है। कुल मिला के जो है इसका जो सभापति होता है वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है और व्यवहार में भी ये बहुत महत्वपूर्ण पद स्थिति वाला होता है। सेना और दल के बीच में संघर्ष की स्थिति कभी उत्पन्न ना हो, इस कारण से राष्ट्रपति का पद, साम्यवादी दल के महासचिव का पद और सैनिक आयोग के अध्यक्ष का पद पर, इन तीनों ही पदों पर एक ही व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने की जो है नीति यहाँ पर अपना ली गई है। तो ये तो थी चीन की एक तरीके से शासन तंत्र, चीन की शासन व्यवस्था या चाइनीज़ गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क, एक तरीके से पूरा इसमें आप संक्षेप में आप देख पाए हैं। अगले जो चैप्टर है, अगले चैप्टर में हम चीन की साम्यवादी दल, उसकी भूमिका और उसके संगठन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।